आज हम लोग आपकी यूपी बोर्ड की कक्षा 10 के हिंदी विषय में एक पाठ है क्या लिखूं, और ये एक निबंध है। इसके लेखक श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। आज हम लोग इस पाठ के इस गद्यांश पर आधारित, जो कि आपको सामने दिख रहा है, इस गद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। और साथ ही साथ हम लोग ये भी सीखेंगे कि आपको बोर्ड की कॉपी में इसका उत्तर कैसे लिखना होगा। देखिए, आपको पता है कि आपके बोर्ड के पेपर में इसी तरह से दो अलग अलग पाठ से दो गद्यांश दिए रहेंगे और आपको उनमें से कोई एक जो आपको सरल लगे उसको हल करना होता है। देखिए, इसी तरह से गद्यांश दिया रहेगा और गद्यांश के नीचे इस तरह से 3 प्रश्न दिए रहेंगे। 3 ही प्रश्न रहेंगे, 3 से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकते हैं। आपको इन तीनों प्रश्नों को पढ़ना है और प्रश्नों को पढ़ने के बाद आपको इस गद्यांश को पढ़ना पड़ेगा और गद्यांश को पढ़ करके ही इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होंगे। यदि अंक की बात करें, नंबर की बात करें, तो एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। इस तरह से ये जो गद्यांश पर आधारित प्रश्न होता है ये 6 नंबर का होता है। एक और महत्वपूर्ण जान लीजिए कि देखिए, ये जो गद्यांश पर आधारित प्रश्न होता है ये खंड ख का ये पहला ही प्रश्न होता है। ध्यान रहे कि खंड क जो होता है उसको आपको कॉपी पर लिखना ही नहीं होता है। उसका उत्तर आपको OMR शीट पर इस तरह से काला करके देना होता है। उसका कॉपी पर लिखने से कोई मतलब नहीं होता है। आपको कॉपी पर खंड ख ही हल करना होता है और ये पहला ही प्रश्न होता है। तो चलिए, अब हम लोगों को इन प्रश्नों को पढ़ के हल करना है, लेकिन इनको हल करने से पहले एक बार हम लोग गद्यांश को पढ़ते हैं, उसकी व्याख्या को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर उसमें है क्या। फिर उसके बाद हम लोग प्रश्नों को पढ़ेंगे और इनको हल करके लिखना भी सीखेंगे। तो चलिए, हम लोग थोड़ा सा गद्यांश को पढ़ करके उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, इस गद्यांश में है क्या कि 2 लड़कियां हैं, एक का नाम है नमिता और दूसरे का नाम है अमिता। दोनों लड़कियां लेखक के पास आती हैं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी के पास आती हैं और कहती हैं कि हमारे लिए 5-6 पृष्ठ का निबंध लिख दीजिए, और दोनों अलग अलग विषय बताती हैं। जो नमिता है वो कहती है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इस विषय पर हमारे लिए निबंध लिख दो। तो जो अमिता लड़की होती है वो कहती है कि हमारे लिए समाज सुधार पर निबंध लिख दो। जब लड़कियां लेखक से निबंध लिखने के लिए कहती हैं तब लेखक सोचने लगता है कि निबंध को कैसे लिखा जाता है। विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने निबंध लिखने के कौन कौन से तरीके बताए हैं, कौन सा विषय होना चाहिए, मानसिक स्थिति कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें अब दिमाग जो लेखक का मन है उसमें आने लगती हैं। तो पहली बात लेखक के मन में क्या आती है वही इस गद्यांश पे दिया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, लेखक कहते हैं, श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी कहते हैं, मुझे आज लिखना ही पड़ेगा, यानी मुझे आज निबंध लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि आज दोनों लड़कियों ने मुझे अपने लिए निबंध लिखने के लिए कहा है। फिर उनके मन में बात आती है कि अंग्रेजी के एक प्रसिद्ध निबंध लेखक हैं, एक प्रसिद्ध निबंध लिखने वाले विद्वान हैं जिनका नाम A.G. गार्डिनर है, और उनका मानना है कि जो A.G. गार्डिनर हैं उनका कथन है, यानी उनका मानना है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। यानी A.G. गार्डिनर का मानना है, उनका कथन है कि निबंध लिखने की एक मन की दशा होती है, यानी जब तक मन लिखने के लिए तैयार नहीं होगा तब
तब तक आप निबंध नहीं लिख सकते हैं। निबंध लिखने के लिए मन का तैयार होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपका मन निबंध लिखने के लिए या कोई भी लेख लिखने के लिए तैयार होगा तो क्या होगा, तो आगे कहते हैं उस समय, यानी जब आपका मन लिखने के लिए तैयार हो जाएगा उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग, उमंग माने जोश, कुछ ऐसी जोश सी उठती है, कुछ ऐसा ऊर्जा का संचार हो जाता है, जोश आ जाता है हृदय में, कुछ ऐसी स्फूर्ति सी यानी प्रेरणा। जब आपका मन लिखने के लिए तैयार हो जाएगा तो आपके हृदय में कुछ ऐसी प्रेरणा आ जाती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग, आवेग का मतलब भी एक तरह से जोश, और आपके मस्तिष्क में कुछ एक ऐसा आवेग, जोश उत्पन्न हो जाता है कि लेख लिखना ही पड़ता है। यानी कि जब आपका मन लिखने के लिए तैयार हो जाएगा तो आप यदि सोचते हैं कि मैं न लिखूं, तब भी आपको बाध्य होकर के लिखना पड़ेगा, आप अपने को रोक नहीं पाएंगे। यानी निबंध लिखने की जो पहली शर्त लेखक को पता चली वो ये पता चली कि लिखने के लिए व्यक्ति की मानसिक स्थिति सही होनी चाहिए, यानी लिखने के लिए व्यक्ति के मन का तैयार होना बहुत ज़रूरी है। आगे क्या कहते हैं कि यदि मन लिखने के लिए तैयार हो गया तो क्या होगा, कहते हैं उस समय विषय की चिंता नहीं रहती है। कहते हैं कि यदि व्यक्ति का मन लेख लिखने के लिए या निबंध लिखने के लिए तैयार हो जाता है तो विषय की चिंता फिर नहीं होती है। उसको समाज सुधार पर लिखना है, या दूर के ढोल सुहावने होते हैं उस पर लिखना है, या मेरी प्रिय पुस्तक है उस पर लिखना है, कि पर्यावरण पर लिखना है, कि दहेज पर लिखना है, किसी पर भी लिखना हो, यदि उसका मन तैयार हो गया तो विषय की कोई चिंता नहीं होती है। आगे कहते हैं विषय की कोई चिंता नहीं रहती है। कोई भी विषय हो उसमें हम अपने हृदय के आवेग को, यानी अपने मन की बातों को, अपने विचारों को भर ही देते हैं, मतलब लिख करके अभिव्यक्त कर देते हैं, लिख करके प्रकट कर देते हैं। आगे लेखक कहते हैं हैट टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है। इसका मतलब समझिए, लेखक कहते हैं कि यदि आपके पास हैट है, टोप है या टोपी ही कह लीजिए, यदि आपके पास टोपी है तो टांगने के लिए कोई भी खूंटी सही हो सकती है। वो लकड़ी की है कि लोहे की है, कोई भी खूंटी हो, ज़रूरी है कि आपके पास टोपी होनी चाहिए टांगने के लिए। तो लेखक के कहने का मतलब है कि लेख लिखने के लिए ज़रूरी है कि आपका मन लिखने के लिए तैयार हो। विषय ज़रूरी नहीं है, जैसे खूंटी ज़रूरी नहीं है, चाहे लकड़ी की हो चाहे लोहे की, टोपी ज़रूरी होती है। उसी तरह से लिखने के लिए आपके मन का तैयार होना ज़रूरी है, विषय ज़रूरी नहीं है। कोई भी विषय दिया जाए, आपका मन लिखने के लिए तैयार होगा तो लिख ही डालेगा। कहते हैं उसी तरह अपने मनोभाव को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। कहते हैं जिस तरह से टोपी ज़रूरी है, खूंटी ज़रूरी नहीं है, उसी तरह से अपने मन के भावों को व्यक्त करने के लिए, लिखने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। कहते हैं कि असली वस्तु है हैट, जो वास्तविक असली वस्तु है वो है टोपी, खूंटी नहीं है। यानी लेखक कहते हैं कि जिस तरह से जो असली वस्तु टोपी है, टोप है, खूंटी नहीं है, उसी तरह से मन के भाव ही यथार्थ मतलब सच्चे हैं। यानी आपके मन के भाव, आपका मन लिखने के लिए तैयार हो, यही चीज़ सत्य है, सत्य वस्तु है, वास्तविक वस्तु है, यथार्थ वस्तु है, विषय यथार्थ नहीं है। ठीक है, यही बातें लेखक कह रहे हैं। अब चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को पढ़ते हैं और इसको हल करना भी सीखते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, अब देखिए, गद्यांश का संदर्भ लिखने के लिए 3 चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। पहला है आपको किताब का नाम मालूम होना चाहिए। ठीक है, आपको पता है कि आपकी किताब का नाम हिंदी है। दूसरी चीज़, आपको शीर्षक यानी पाठ का नाम मालूम होना चाहिए।
आपको पाठ का नाम भी मालूम है, क्या लिखूं, ठीक है। और तीसरी चीज़, आपको लेखक का नाम भी मालूम होना चाहिए, और लेखक का नाम है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो तीनों चीज़ आपको पता है। तो चलिए अब संदर्भ कैसे लिखेंगे देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे। ये पहला ही प्रश्न रहेगा। यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए। देखिए, पेपर का खंड क जो है कॉपी पर लिखना नहीं होता है, ख से शुरू होता है। तो कॉपी के सबसे ऊपर आप यहाँ पे डाल सकते हैं खंड ख। खंड ख डाल दीजिए, और खंड ख डालने के बाद कम से कम 3 लाइन छोड़िए, ठीक है। और 3 लाइन छोड़ने के बाद आप प्रश्नोत्तर नंबर डाल दीजिए। एक कर रहे हैं तो एक डाल दीजिए, दूसरा कर रहे हैं तो दूसरा डाल दीजिए, क्योंकि ये निश्चित नहीं होता है कि आप यहाँ पर पहला ही करिए। जो आपको पहले आए वो पहले करिए, जो बाद में आए उसको बाद में करिए। तो कोई भी प्रश्न अब आप डाल सकते हैं। तो हम लोगों को संदर्भ लिखना था, तो कैसे लिखेंगे देखिए। प्रश्नोत्तर नंबर डालने के बाद 2 लाइन छोड़ेंगे, और गद्यांश का जहाँ से गद्यांश आपका शुरू होता है वहाँ, और लास्ट जहाँ होता है उसको थोड़ा सा लिख लेंगे। इसको हम लोग संकेत कहते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है ना कि जो कॉपी जांचने वाला होता है इसको पढ़ करके जान जाता है कि आप कौन सा गद्यांश हल कर रहे हैं। बस इतना ही फ़ायदा होता है। यदि आप भूल जाते हैं इसको लिखना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आप लिखते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अब देखिए, आप प्रश्न की नंबरिंग करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए। देखिए, इसको मुख्य नंबर कहते हैं। ये मुख्य नंबर है 1। इसको उप नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर उप नंबर आप डालेंगे, रोमन में रहेगा या जो भी रहेगा वो देख के डाल देंगे, ठीक है। फिर हेडिंग डालेंगे संदर्भ। मैंने कहा था कि 3 चीज़ें आपको ज़रूरी होती हैं। ये 3 चीज़ें यहाँ पर हैं। आप लिखेंगे कैसे देखिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित, यहाँ पे 2 बार खंड आ गया, एक ही बार रहेगा। गद्य खंड में संकलित क्या लिखूं नामक निबंध से लिया गया है। यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं नामक पाठ से लिया गया है, ये भी लिख सकते हैं नामक निबंध से लिया गया है या नामक पाठ से लिया गया है, या एक चीज़ और आप लिख सकते हैं नामक शीर्षक से लिया गया है। तीनों में से कोई एक जो भी आपको अच्छा लगे लिख लीजिए। तो मुझे निबंध अच्छा लगा तो मैंने लिख दिया कि नामक निबंध से लिया गया है। इसके लेखक श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। और आपका पहला प्रश्न पूरा हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान क्या देना है, थोड़ा सा एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, समझ लीजिए। देखिए, कभी कभी प्रश्न कहता है कि पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखिए। जब प्रश्न में रहे कि पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखिए, तब आप संदर्भ मत लिखिएगा। तब केवल आप पाठ का नाम लिखिएगा और लेखक का नाम लिखिएगा, इतनी सारी चीज़ें मत लिखिएगा। लेकिन अगर संदर्भ कह दिया, प्रश्न की संदर्भ लिखिए, तब आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, ठीक है। पहला प्रश्न पूरा हुआ। चलिए दूसरे पर चलते हैं। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो पहले हम लोग चलते हैं गद्यांश पर, देखते हैं कि रेखांकित अंश है कहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ से रेखांकित अंश शुरू हुआ है, और यहाँ से होते हुए पूरी लाइन होते हुए, देखिए पूरी लाइन होते हुए रेखांकित अंश आपका यहाँ तक आया है, ठीक है। इतने की व्याख्या आपको करनी है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे मैंने आपको बोला था ना, वैसे ही वैसे आपको लिखना है। हो सकता है कुछ बातें छूट जाएं, कुछ याद रहें, तो जितनी बातें आपको याद रहें उतनी ही लिख दीजिए। एक चीज़ और समझिए, सबसे ज़्यादा आपको रेखांकित अंश की व्याख्या ही परेशान करता है। ऐसी स्थिति में देखिए, थोड़ा बहुत आप अपने से जोड़िए, बाकी इन्हीं वाक्यों को भी आप उतार देंगे, तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। थोड़ा बहुत फेर बदल करके भी आप लिख देंगे तो रेखांकित अंश में निश्चित रूप से आपको नंबर मिल जाते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन हम लोग कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए, अब आपको क्या करना है, आपका जब पहला उत्तर पूरा हुआ तो 1 लाइन छोड़ दीजिए या 2 लाइन छोड़ दीजिए। आप देख लीजिए कि कॉपी देखने में आपकी कैसी अच्छी लगेगी, ठीक है। और उसके बाद आप नंबरिंग करेंगे और हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। हेडिंग डालने के बाद आप लिखेंगे, देखिए कोई भी गद्यांश हो
शुरू आपको ऐसे ही करना है। प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी कहते हैं कि, इतना आपको अपने से हर गद्यांश में जोड़ना ही पड़ेगा इस पाठ के, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों ने व्याख्या शुरू की है। अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक A.G. गार्डिनर का मानना है कि लेखन कार्य करने के लिए व्यक्ति के मन का तैयार होना आवश्यक होता है। जब लेखक का मन लेखन कार्य करने के लिए तैयार होता है, तब उसका हृदय उल्लास, उत्साह एवं आनंद से भर उठता है। उसके हृदय में कुछ ऐसी प्रेरणा सी उत्पन्न हो जाती है, उसके मस्तिष्क में कुछ ऐसे जोश का संचार हो जाता है कि वह लिखने के लिए बाध्य हो जाता है। उस समय उसे विषय की कोई भी चिंता नहीं रहती है। उस समय कोई भी विषय हो, लेखक लिखने के लिए बाध्य हो जाता है और वह उसमें अपने विचारों को लिखकर अभिव्यक्त कर देता है। देखिए, यही चीज़ें मैंने बोली थी, उसी को वाक्य बना के मैंने लिख दिया है, ठीक है। दूसरा भी पूरा हुआ। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये तीसरा प्रश्न है। तीसरे में 2 प्रश्न मैंने लिया है, लेकिन दोनों आपसे नहीं पूछेगा। यदि इसको पूछेगा तो इसको नहीं पूछेगा, और यदि इसको पूछेगा तो इसको नहीं पूछेगा, क्योंकि कोई 3 ही प्रश्न पूछेगा। लेकिन कौन सा पूछेगा पता नहीं, तो मैंने एक प्रश्न आपको बढ़ा के बताया है, ठीक है। तो चलिए पहला क्या है देखते हैं। आ वाला है, उपर्युक्त गद्यांश में मनोभावों को क्या बताया गया है। ये जो तीसरा प्रश्न होता है ना, इसका उत्तर आपको गद्यांश में ढूंढना पड़ता है। तो प्रश्न को एक बार याद कर लीजिए, फिर गद्यांश पर ढूंढते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश में मनोभावों को क्या बताया गया है। तो हमको यही ढूंढना है कि मनोभावों को क्या बताया गया है। तो चलिए ढूंढते हैं। देखिए, यदि आप यहाँ पर ध्यान दें तो यहाँ पर क्या कहा गया है, मन के भाव ही का मतलब है मनोभावों को। मन के भाव का मतलब मनोभाव को यथार्थ वस्तु कहा गया है। यहीं पर आपको सीधे सीधे उत्तर नहीं मिल रहा है, आपको वाक्य बनाना पड़ेगा, लेकिन इसका उत्तर यहीं पर है कि मन के भाव को ही यथार्थ वस्तु कहा गया है, ठीक है। यही हमको लिखना है। तो चलिए कैसे लिखेंगे देखते हैं। देखिए, आप जो भी नंबरिंग करेंगे, ये वहाँ पर नहीं रहना है, क्योंकि कोई एक ही रहेगा तो ये नहीं रहेगा, ये नंबरिंग करेंगे। और देखिए, मैंने जैसे प्रश्न शुरू है, उपर्युक्त गद्यांश में मनोभावों को, इतना प्रश्न से लेंगे, ठीक है। मनोभावों को यथार्थ वस्तु बताया गया है, प्रश्न के अनुसार वाक्य बना देंगे। उत्तर हमारा सिर्फ इतना ही है, यथार्थ वस्तु, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें प्रश्न से ही आई हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, लिखने की विशेष मानसिक स्थिति कैसी होती है। तो चलिए गद्यांश पर चलकर ढूंढते हैं कि लिखने की विशेष मानसिक स्थिति कैसी होती है। तो देखिए, जब आप पढ़ने आते हैं तो यहाँ से आपको उत्तर मिलता है। देखिए, लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है। यहाँ तक इसका उत्तर हम बना लेंगे, और यहाँ कुछ जोड़ना घटाना नहीं है, सीधे सीधे इसको उतार सकते हैं। तो यही चीज़ मैंने उतारी है, चलिए देखते हैं। तो देखिए, ये आपको डालना नहीं रहेगा, ये वहाँ पे रहेगा नहीं, क्योंकि अब करके आएगा नहीं। आप सीधे सीधे ये तीसरी वाली नंबरिंग करेंगे और लिखेंगे, लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है कि उस समय मन में ऐसी उमंग सी उठती है,
हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है। और तीसरे प्रश्न का उत्तर भी पूरा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको कुछ न कुछ बात ज़रूर समझ में आई होगी।